मॉर्गन हॉसेल की धन का मनोविज्ञान ऐसी एक पुस्तक है जो आपको बताती है कि पैसे के साथ कैसे व्यवहार करें ताकि उन्हें प्राप्त करना आसान हो। यदि कोई इसका मनोविज्ञान समझ ले तो धन की तरफ खींचाव आ सकता है। धन एक बहुमूल्य संसाधन है, लेकिन यह केवल उनके लिए है जो इस खेल के नियमों को जानते हैं। धन के मनोविज्ञान को सीखें, धन को आकर्षित करें। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है फिर भी हमेशा औसत जीवन ही जीते रहते हैं, और कुछ लोग जिनकी कम इनकम होती है लेकिन वे लंबे समय के बाद ही सही करोड़पति बन जाते हैं। चाहे आप माने या न माने, इस समय में आपके पैसे के फैसले आने वाले कुछ सालों के आपके वित्तीय स्थिति पर बहुत प्रभाव डालेंगे। इसलिए अभी से ही पैसे के मनोविज्ञान को समझने और जल्दी से जल्दी उसका लाभ उठाने का समय है। इसलिए आज हम एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि मॉर्गन हाउसेल ने लिखी है। किताब के प्रत्येक अध्याय में एक व्यक्ति को धन के प्रति व्यवहार और दृष्टिकोण का परिचय दिया गया है। कुछ व्यवहार सफलता की गारंटी देते हैं, जबकि अन्य असफलता की। चलिए फिर इस किताब के 7 महत्वपूर्ण अध्यायों को विस्तार से समझते हैं। लेसन 1, कोई पागल नहीं है। हर व्यक्ति की एक अलग सोच होती है कि यह दुनिया कैसे काम करती है। आपका दृष्टिकोण कई परिस्थितियों, मूल्यों और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है। आपके अपने व्यक्तिगत अनुभवों और पैसों के साथ दुनिया के घटनाओं से लिया गया अंश बहुत ही कम होता है, लेकिन 80% आपकी सोचने की प्रक्रिया प्रभावित करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। कोई भी चीज आपके डर और अनिश्चितता की ताकत को नहीं रोक सकती है, चाहे आप कितना भी पढ़ें या विचार करें। हम सभी यह विचार करते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम इसे सचमुच महसूस नहीं करते हैं। अमेरिका में लॉटरी टिकट खरीदने वाले लोगों पर गौर करें। कम आय वाले व्यक्ति वार्षिक रूप से $400 खर्च करते हैं। यह आंकड़े अधिक आय वाले व्यक्तियों को भी हैरान कर सकते हैं। इसे पैसे की एक आशा या इच्छा के रूप में देखकर कुछ लोग इसे सही मान सकते हैं। बिना उनकी जगह पर खुद को रखे, यह कठिन है कि हम समझें कि वे ऐसा क्यों करते हैं। पाठ 2, भाग्य और जोखिम के कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन किस्मत और जोखिम भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स ने उन चुनिंदा हाई स्कूलों में पढ़ाई की जहां 1968 में कंप्यूटर का उपयोग होता था। अगर उस समय शिक्षक बिल डगाल की मेहनत नहीं होती, जिन्होंने उस समय एक $3000 का कंप्यूटर खरीदा, तो बिल गेट्स को उनके करियर में सफलता मिलने की संभावना कम थी। गेट्स खुद मानते हैं कि अगर लेकसाइड स्कूल न होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी न होता। लेकसाइड स्कूल में 3 बहुत बड़े कंप्यूटर छात्र थे जो आपस में दोस्त भी थे, बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट एवंस। केंट एवंस को भी सफलता की संभावना थी, लेकिन उनकी स्कूल की पढ़ाई से पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई। इसे एक दुर्भाग्य के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। किस्मत और जोखिम लेना, ये दोनों ही वास्तविकता है जो हर व्यक्ति के जीवन में उसके अपने प्रयासों के अलावा भी उसके नतीजों पर प्रभाव डालती है। ये दोनों ही चीजें होती है, क्योंकि सिर्फ आपके प्रयासों के दम पर ही आपको 100% नतीजे मिलने की संभावना है, और दुनिया बहुत ही जटिल है। किसी भी घटना का जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसका भी आपके ऊपर अच्छा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चैप्टर 3, कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट के पैसों के पीछे एक सामान्य सत्य है, वे सिर्फ एक अच्छे निवेशक नहीं हैं, वे लगातार 75 साल तक एक अच्छे निवेशक रहे हैं। उनकी वित्तीय सफलता को एक वित्तीय आधार में बांधा जा सकता है, जिसे उन्होंने अपने शुरुआती सालों में बनाया था और बाद में उसे लंबे समय तक बनाए रखा। निवेश उनकी कौशल है, लेकिन उनका रहस्य है समय। अच्छा निवेश हमेशा सबसे अधिक लाभ के बारे में नहीं होता, यह उन अच्छे लाभों के बारे में होता है जिनके साथ आप लंबे समय तक जुड़े रहते हैं और उन्हें दोहरा सकते हैं। और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। पैसा प्राप्त करना और पैसा रखना पूरी तरह से अलग चीजें हैं और पूरी तरह से अलग मानसिकता और रणनीतियों की आवश्यकता होती है।
धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने, आशावादी होने और अपने आप को वहां रखने की आवश्यकता होती है। पैसा रखने के लिए इसके विपरीत की आवश्यकता होती है। इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है और यह भय होता है कि आपने जो बनाया है वह आपसे उतनी ही तेजी से छीना जा सकता है। पाठ 4, वेल्थ वह है जो आप नहीं देखते। वेल्थ वह वित्तीय संपत्ति है जो अब तक किसी वस्तु में परिणत नहीं हुई है। हाउसल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, तो इसका असली मतलब यह है कि वो $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। $1 मिलियन खर्च करना करोड़पति बनने से बिल्कुल उल्टा है। वेल्थ और रिच के बीच में अंतर यह है कि लोग जो बड़े घर में रहते हैं और फैंसी कार चलाते हैं, वो रिच हैं। बड़ी आय वाले लोग रिच हैं। वो इस बात को दिखाते हैं कि वो रिच हैं। वेल्थ छुपी होती है। वेल्थ वह आय है जिसे बचाया जाता है, ना कि खर्च किया जाता है। वेल्थ का होना है विकल्प का होना, परियोजना का होना और वृद्धि का होना। वेल्थ का मतलब है वह खरीदने में सक्षम होना जिसकी आपको जरूरत है।